हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था, ये उनकी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असेंबलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम हो और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इलेक्शन में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त भी नहीं बनती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एबन चौधरी। नाज़रीन, आज पीटीआई को आरसी तौर पर ही सही लेकिन वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिला है और एक अच्छी खबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। और समाअत के दौरान वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तों पर 10, पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तों पर 6 और नून लीग को 5 नशिस्तों पर 8 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। और इलेक्शन कमीशन के तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का आईनी उसूल क्या है कि एक तकनीकी उसूल से खत्म हो सकता है। अगर एक सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई तो आइन नजरअंदाज हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि किसी और का मैंडेट नजरअंदाज करके कैसे दिया जा सकता है। बगैर मनकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। 200 आज़ाद उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तें क्या 6 उम्मीदवारों वाली सियासी जमात को भी मिल जाएंगी? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर कमरा अदालत में मौजूद पीटे खातीन और वकला ने कहे लगाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शुरका हंसते रहें लेकिन आइन यही कहता है। दूसरी जानिब खबरें आई कि पीटीआई ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है, जिस पर शेर अफजल बरवत का सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। और ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इसी पर बात होगी। और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाती हैं तो पार्लियामान में क्या हाल होगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट से हमारा पहला बड़ा सवाल होगा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिली तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है, टफ टाइम हो सकता है। पैनल का तारुफ मैं आपके साथ करवाती जाऊँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई को वापस मिल जाती हैं तो आप क्या समझते हैं कि फिर हुकूमत के लिए क्या कड़ा वक्त शुरू हो जाएगा? देखें, दो तरह से ये सवाल है। पहली बात तो ये है कि वापस मिल जाएं, कड़ा वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिवाय इस बात से कि जो आज बैरिस्टर गौर खुश थे कि देखें जी 2/3 अक्सरियत वाला मामला खत्म हो गया। और वो अब तक की प्रोसीडिंग और जो मैं समझता हूं पीटीआई को तो नशिस्तें वापस नहीं मिलने की। हाँ, फैसला इस बुनियाद पे सस्पेंड हुआ है कि किसी दूसरे को कैसे दी जा सकती है। अब वो लार्जर बेंच बनेगा और वो भी जून में। और जाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि अभी जाके कोई फैसला हो रहा था, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हवाला दिया था लॉ मिनिस्टर ने कि हम तरमीम करने जा रहे हैं, तो वो भी ये था कि जी ठीक है आप जजेस अपॉइंट कर लें और जब ये तरमीम होगी तो देखी जाएगी। क्योंकि जो बात अब तक सामने आई है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई पार्लिमानी जमात नहीं थी, लिहाजा उससे वो नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कि वो तो बतौर पार्टी थी नहीं ना। पीटीआई का केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, जिसे अपहल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने और आज सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले को सस्पेंड कर दिया। क्योंकि टेक्निकली बहुत सारे लोग बात करते हैं ना कि जी चूंकि ये आईनी मामला था और इसकी तशरीह 5 रुकनी बेंच कर सकता है, यहां तक बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप किसी की अपील को समाअत के लिए अप्रूव करते हैं तो जो ऑर्डर आया हुआ है उसे सस्पेंड करना बनता है तकनीकी तौर पे। तो वो ऑर्डर उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि लीव ग्रांट हो गई कि हाँ जी हम आपकी अपील काबिल समाअत समझते हैं।
और साथ ही लार्जर बेंच के लिए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी है 3 रुकनी, जिसके खुद मंसूर अली शाह भी मेंबर हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये तय करना है और उन्होंने कहा है 3 जून से इसको रेगुलर हेयरिंग के लिए लगाएं। तो वो उसकी मीटिंग होगी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब 11 जून से कुछ काफ़ी चंद हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने इतना रिलीफ दे दिया कि ये वोट नहीं काउंट कर सकते। अब ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं, यही वो लाइन है जहां पे आके ब्रेक लगती है। आइन खामोश है, तो अगर ये रुकती भी हैं तो ये है कि ये जो बाकी सियासी जमातों को बांटी गई हैं वो नहीं दी जा सकती हैं। तो बताएं पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वहां का क्वेश्चन नहीं है कि उन्हें मिलने जा रही हैं। हाँ, ये अच्छा होता है कि जब आपके इदारे काम कर रहे होते हैं, बहस होती है और फैसले वहां पे हों, बजाय सड़कों के आप इलेक्शन कमीशन गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और अब वहां पे जाके इस बात को फैसला होना है। अब देखें, जो पार्टी इस हद तक तकसीम है, जो आपके सवाल में भी है कि शेर अफजल मरवत चेयरमैन पीएसी होंगे, साहबजादा हामिद रजा होंगे और अब हमारे दोस्त शेख साहब का नाम आ गया, वकास अकरम साहब का, कि जी वो होंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये प्रोग्राम में कही थी कि पीटीआई के अंदर ये बड़ी बहस हो रही है कि तमाम तर ओहदे केपी को चले गए हैं, लिहाजा पंजाब से किसी को लाना चाहिए। तो आज जो उनकी सियासी कमेटी का अक्सरियती राय से फैसला आया वो शेख वकास अकरम के आया और शेर अफजल मरवत ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया। अब वो अकलियत में भी हो सकते हैं उस सियासी कमेटी में जो वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं खान साहब के सामने लेके जाऊंगा। जब तक खान साहब के मामलात इसी तरह चलते हैं कि वो हर रोज किसी ना किसी को वो बना के कहते हैं ना, तावीज़ दे देते हैं कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और तुम जाके सारे आपस में बहस करते रहो। तो पीएससी के मामले पे पीटीआई के अंदर रोजाना की बुनियाद पे नए इशूज आते हैं और उसकी वजह यह है कि क़यादत में यकसुई नहीं है। सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। जो मामला इस वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा गंभीर भी बना हुआ है और जूतियों में दाल पब्लिकली बटती है कि एक फैसला अनाउंस करता है, दूसरा ट्वीट कर देता है। और फिर कल खान साहब देखें, जब उनसे वो जाके मिलेंगे तो वो क्या फैसला लेके आते हैं कि सियासी कमेटी की हैसियत होगी तो शेख वकास अकरम चेयरमैन पीएससी रहेंगे और चेयरमैन का अगर फैसला रहना है तो फिर शेर अफजल मरवत दोबारा आ जाएंगे। सही। अयाज साहब, यही बात जो है अभी आमिर साहब कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत जाके बात करेंगे तो कुछ और बात होगी। हमने गुज़श्ता दिनों में भी देखा कि ऐसा ही होता है कि जब कोई मुलाकात के लिए जाता है तो वापस आकर बयान बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर बैरिस्टर गौहर आते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। ये मामला किस करवट बैठेगा, क्योंकि ये तो इसी तरह दौड़ चलती जा रही है। इसके लिए तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि नोटिफिकेशन फौरी तौर पे करवा दें स्पीकर साहब से कि ये शेख वकास अकरम हो गए। जब तक ये फैसला नहीं होगा, ये तो मुझे लगता है खान साहब सुबह दोपहर शाम, वो जैसे वो मेडिसिन होती है ना कि सुबह ये गोली लेनी है, दोपहर को ये फलां नहीं लेनी, इसकी जगह ये ले लें और शाम को और फिर शाम के बाद भी उन्हें ख्याल आता है अचानक कि नहीं सुबह वो जो गोली लेनी थी वो आज मैं नहीं ले रहा। तो इस तरह की सूरत लग रही है। और फिर डॉक्टर अगर बदल जाए तो वो नए नाम से दे देता है गोली। बस वही रौला बन रहा है कि जो वो रोज एक नया नाम आ जाता है। सीरियसली मजाक बनता है इन चीज़ों का। और आप एक दफ़ा फैसला कर लें, वो ठीक है, आप कहते हैं यू टर्न अच्छे होते हैं, लेकिन इतने यू टर्न भी नहीं अच्छे होते, वो एक्सीडेंट भी हो जाया करता है। यू टर्न भी एक ख़ास फासले पे होना तो फिर चलें उसकी समझ आ रही होती है, वरना यू टर्न्स अक्सर यहाँ बड़ी मुश्किल से लोग बच रहे होते हैं। जो यू टर्न्स मैं देख रहा होता हूँ मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे, कि वो आपने जब यू टर्न लिया उसके बाद आपने एक्सट्रीम लेफ्ट जाना होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो वो खैर अपनी जगह। अब ये जो फैसला जो आज मुअत्तल हुआ है, एक तो आमिर साहब की बात सुन के मुझे बड़ी तसल्ली हो गई कि अल्लाह का बड़ा करम है कि इनको वो सीट्स नहीं मिलने वाली जाके, वो तो चलें उस हद तक तो बड़ा अच्छा हो गया। अब जो मसला वो था कि जी सीट्स आपकी मतलब दूसरों में कैसे बढ़ गई ना, असल तो केस यही था और पहले दिन से यही था। और जो वो होते हैं ना दोनों तरफ के वो जो तशरीह कर रहे होते हैं इनकी, वो भी अक्सरियत उस वक्त यही इसी फैसले पे मुझे लग रहा था पहुंची है कि नहीं, जो इनकी सीट्स हैं वो किसी में बांटनी नहीं चाहिए, इनको जो नहीं दी गई वो तो समझ में आती है, बाकी इनको आप हिस्से बखरे कैसे कर रहे हैं। जैसे मतलब ये बड़ी कमाल बात है ना कि 7 सीटों वाली 10 एक्स्ट्रा सीटें ले जाए, 17 हो जाए उसकी। वैसे तो फजलुर रहमान साहब आपको पता ना वो निकले हुए हैं एहतजाज पे और ईंट से ईंट बजा देंगे और उनको ये न पार्लियामेंट काबिल कबूल है न इसके फैसले काबिल कबूल है, लेकिन वो जो उनके हिस्से में आ रहा था वो उन्हें काबिल कबूल था कि ये सीट्स हमें मिल जाए। दूसरा, मैं पीटीआई वालों से कहना चाहूँगा कि इस पर भी ज़्यादा खुश ना हो अभी ये मुअत्तल होने पर, क्योंकि अभी 5 रुकनी बेंच बनना है और उसने आगे लेके चलना है।
तो आजकल तो बदकिस्मती से, मतलब आज नहीं, मतलब काफ़ी अरसे से बेंच बता देता है कि फैसला क्या होने जा रहा है। ये भी हमारी बड़ी बदकिस्मती है। कभी हमें ये एहसास तक नहीं होता था कि कौन सा बेंच क्या फैसला करने जा रहा है। अब बहुत हद तक चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जी ये बेंच ये फैसला कर देगा, और आपने उनको सीटें नहीं देनी। आप कहते हैं जी आइन में वाज़ेह है कि ठीक है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट्स नहीं बनती, ना दें। मेरा भी पहले दिन से एतराज़ इसी चीज़ पे था कि उनकी सीट्स जो उनको आपने नहीं देनी, वो आप बाकियों में कैसे बांट सकते हैं। मतलब मेरी समझ से आज तक बाहर आई है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन अल्लाह के फजल से उसने तय किया हुआ पहले दिन से कि इनको तो कुछ नहीं लेने देना ना, मतलब वो आपने सिंबल भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया, इसके बावजूद रिजल्ट्स आपकी मर्जी के नहीं आए तो फॉर्म 47 लाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म 47 जैसे ही रखे उस पे अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद वो फिर गड़बड़ हो गई, हटाने पड़ गए। तो इलेक्शन कमीशन की तो नजर आती है इसमें एक जानिबदारी, और मतलब जो भी आप इसको कह लें नरम तरीन अल्फाज में। अब पीटीआई को अलबत्ता जश्न मनाने की बजाय अब इस सब्र करना चाहिए। 3 जून से अब जब रोजाना की बुनियाद पर समात होगी, उससे पहले उस बेंच की अनाउंसमेंट होगी, फिर पता चलेगा कि फैसला क्या होने जा रहा है। सही, आप क्या समझते हैं फैसल साहब, 3 जून से जो बेंच बन रहा है? छोटी सी बात है, मुझे करनी जी है। आमिर साहब जी, अयाज साहब ने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया कि बेंच की तश्कील से पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये बेंच बना तो एक सियासी जमात के हामी लोगों के ट्वीट्स उठा के देख लें सबके, वो कह रहे थे ये 2-1 से फैसला हमारे खिलाफ आएगा, और आज उन सब की समझ नहीं आ रही। 2 घंटे तो वो समझ ही नहीं सके कि ये हमें कैसे मिल गई। बस ये कहानी है। लेकिन आमिर साहब, इसी तासुर को तो जाहिर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यही तासुर रहेगा तो फिर चाहे ये केस हो या कोई भी हो, फिर तो वही बात होगी कि फैसलों का पहले से ही पता होगा और असरअंदाज भी होंगे। एमन, मैंने तो यही बात कही है, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, लेकिन वही तो सारे आज एतराज कर रहे थे कि ये नहीं सुन सकते ये बेंच। सही, वो जो खुश थे भाई, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि आप उठा के देख लें ट्वीट्स कि उनका था कि ये 2-1 से। मैं तो आज की प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूं, सबने एतमाद किया। आज उन्होंने इत्तेफाक राय से कर दिया। सही, फैसल साहब आप क्या कहेंगे? मैंने भी इसीलिए आपको ये बताया कि जो आईनी मामला है ना, कि उसके ऊपर उनकी राय थी कि 5 रुकनी सुनता है। तो चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही 3 रुकनी बेंच बनाया गया था, कोई चीफ जस्टिस ने नहीं ये कि भाई वो जैसे पहले था। अब तो हर चीज 3 रुकनी कमेटी की मुशावरत से बनती है। तो वो बेंच बना, उन्होंने लीव ग्रांट की और मामला फिर वहीं भेज दिया कि एक्चुअली आईनी मामला, लिहाजा कम से कम 5 जज ही बैठे। जी फैसल साहब, देखिए, ये जो हम साफ़ी है ना, जब ये गुफ्तगू करते हैं तो लोग टीवी पे पता नहीं सुनते हैं, अपनी सुनते, अगर सुनते भी होंगे तो पता नहीं क्या ये राय कायम करते होंगे। पता नहीं किस दुनिया की हम लोग जो है गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आइन की, कानून की। आइन ये कह रहा है, कानून ये कह रहा है। मसला पता है क्या है, हम लोग अपने आप को इतना अक्लमंद समझना शुरू हो गए। इसमें तो कोई हर्ज नहीं कि हम अपने आप को अक्लमंद समझें, लेकिन ये इस मुल्क के साफ़ी और दानिशवरों ने, तज्जियाकारों ने इस कौम को बेवकूफ़ समझना शुरू कर दिया है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अपने आप को अक्लमंद समझने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन सामने वालों को आप बेवकूफ़ समझना शुरू कर दें, और वही पूरी कौम को, ये बड़ी जो है ना हैरत अंगेज़ बात है। बात यह है कि आप इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि उसको सीटें सही मिली या गलत मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। और भाई आप इस बात ये बताया ना, नौबत क्यों आई कि पार्टी तहरीक इंसाफ जीती थी, अप्लाई वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे जो है वो सीटें अप्लाई कर रही है, क्यों कर रही है भाई? इस पे गौर करें। नौबत क्यों आई थी ऐसी? वो नौबत क्यों आई थी कि जो तहरीक इंसाफ को जो है वो रिजर्व सीटों पे अपनी जो है वो लिस्ट जमा नहीं करा सकी? वो नौबत क्यों आई थी कि तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतखाबी निशान नहीं मिला? अगर सब कुछ हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। तो आप बुनियादी जिस पर बात करें ना, वजह क्या थी, उस पर तो कोई बात करने को जो है वो तैयार ही नहीं है। अब तो इस मुल्क के जिस निगरान वज़ीर आज़म के दौर में इलेक्शन हुआ है, वो खुद कह रहे हैं ना अपने मुंह से, कोई और दूसरा आदमी नहीं कह रहा। जिस हुकूमत ने ये इलेक्शन करवाया, उस हुकूमत का सरबरा कह रहा है कि अगर मैं फॉर्म 45 का किस्सा छोड़ दूं तो नून लीग मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मुस्लिम लीग के लीडर खुद कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में जो है वो सीटें जो है बिकी हैं। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई जिस तरह फैसले आए थे एक हफ्ते में, तो ये सब कुछ जो है वो होना था। भाई इलेक्शन मजाक बन गया है। अब उसके मारूजी मामला पे बहस करने का फायदा नहीं है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ का हक हैं या नहीं है। ये रिजर्व सीटें जो है उसको मिलना चाहिए नहीं चाहिए। माले गनीमत की तरह आम इलेक्शन की सीटें भी और रिजर्व सीटें भी माले गनीमत की तरह बटी है ना।
तो जो इलेक्शन ही पूरा माले गनीमत की तरह बैठा हो उस पे हम कानून और आइन को तलाश कर रहे हैं। मतलब कोई मजाक है इस मुल्क के अंदर? ये कैसा मतलब और कितना संगीन मजाक है कि हम ये समझ रहे हैं कि हम ये सही बात कर रहे हैं, हम उसके लिए आईनी दलाइल पेश कर रहे हैं, उसके लिए हम कानूनी जवाब पेश कर रहे हैं। और किस बात का आइन, किस बात का कानून? लेकिन फैसल साहब इसका हल तो तलाश करना होगा ना, वरना ये तो बहस इसी तरह चलती रही। कौन करेगा हल का कानून? जो कुछ हुआ था वो आइन और कानून के तहत हुआ था। इसका हल हमने आइन और कानून के तहत जो है वो तलाश करना है। कोई इस पूरे खेल का कोई एक ऐसा फरीक है जिसको इस इलेक्शन पे एतमाद हो? हारने वालों को तो छोड़े, जीतने वाले कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हुआ सबको पता है क्या हुआ। जिसने इलेक्शन करवाया है, जिसने करवाया इलेक्शन, वजीर आजम, वो कह दिया ना उसने। उसके बाद बचा क्या है इस मुल्क के अंदर? वो निगरान वजीर आजम से बड़ा तो होता उस पूरे सिस्टम में किसी के पास नहीं था ना। उन्होंने ये बात कह दी ना, तो बचा क्या फिर? सीटों के ऊपर जो है वो तो फिर बचा क्या सर? बात यह है कि हम इस मामले में काहे का आइन, भाई जिसकी लाठी उसकी बहस का फार्मूला है। जो आमिर साहब बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। जो कह रहे हैं ना, मैं नहीं समझता है, दिल उनका नहीं मानता कि इनको सीटें मिलेंगी। बिल्कुल उनका दिल सही कह रहा है, इनके दिल पे चलना हमने। फैसले दिलों पर ही हो रहे हैं, आइन और कानून पे थोड़ी हो रहे हैं। तो भाई ऐसे ही होना है। तो भाई ये बहस मुबाहिसा होता रहेगा, जो होना है वो तो होना है। काय की बेंच, काय की अदालत, काय का फैसला, काय की आज मैंने देखा है कि आमिर साहब और फैसला अगर मेरे दिल पे चलना है ना, अक्सर आपने अगर मेरे दिल पे चलना है तो वो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई पीटीआई अपना केस ना इलेक्शन का लड़ सकी कि हमारा सिंबल क्यों गया। आज भी उनके बैरिस्टर जो गौर थे चेयरमैन, उनसे जब सवाल हो रहा है जज साहब का कि आप बताएं कि किस तरह आपकी सीटें हैं, कि जी आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 का उन्होंने कहा जी कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये तैयारी होती है हर दफा इनके वकीलों की, जिसकी वजह से इनसे ये चीजें गई उठा के वहां पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम शोर मचाएंगे और गेम बन जाएगी। अगर हालात चेंज हो गए तो यही दलीलें सबसे ज्यादा बिकेंगी। मैं ये भी आपको बता दूं अहमद साहिबा, मैं आमिर साहब से सिर्फ एक सवाल पूछ के अपनी बात को खत्म करूंगा। आपसे आमिर साहब बता दें, आपका दिल क्या कहता है? अगर दुनिया के बेहतरीन वकील बेहतरीन अंदाज में केस लड़ते तो फिर क्या फैसला आता? सिर्फ ये बता दें, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भाई दिल की बात दिल से होती है, हम बात करते हैं हक़ाइक़। आप बोल रहे हैं ना, मैं एक चीज क्लियर है, मैंने आपको इस प्रोग्राम में कहा है कि ये माले गनीमत की तरह सीटें बांटी गई हैं, क्योंकि जिनकी सीटें थी वो अपना केस नहीं लड़ रहे। आइन और कानून तलाश नहीं करे ना, उनके अंदर आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। भाई आइन और कानून में क्लियर है कि आपको इलेक्शन ठीक कराना है, आपको अपने सिंबल के लिए लड़ना चाहिए था। जो आप बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, जब वो सवाल हतमी तौर पे तय हो गया कि आप हार गए, फिर किस चीज को मांगने गए? फिर आप उस पार्टी को लेते जमात इस्लामी के पास क्यों नहीं गए? आप वहदतुल मुस्लिमीन के पास क्यों नहीं गए, जिनकी पार्लिमानी पार्टियों की लिस्टें मौजूद थी मखसूस निशिस्तों की? आप उस पार्टी में गए जिसके पास मखसूस निशिस्त ही नहीं थी, आपने खुद खोई। और पूरी पार्टी के सीनियर तरीन वकला ने आके लाइव कहा कि ये हमारी गलती है कि हम उन पार्टियों में नहीं गए। आप बताएं, अब आपका दिल क्या करता है और आपका ज़हन क्या कहता है? वो मिलनी आते उधर भी नहीं सन, बहरहाल ठीक है, गलती हो गई। हाफिज ताड़े दिल की गल है ना। इस वक्त जो सूरत है, इस वक्त जो सूरत हाल है उसका महफूज रास्ता यही है अपना अहमद साहिबा। इस वक्त जो सूरत हाल है उसका सबसे महफूज तरीन रास्ता यही है कि आमिर साहब के दिल के साथ मुतमईन होया जाए। लेकिन फैसल साहब, फैसले दिल से थोड़ी होते हैं। यहाँ पर आइन और कानून को हमेशा की तरह मुकद्दम रखना पड़ता है। और अगर मैं आमिर, आप कुछ भी बोले, मैं आमिर साहब के साथ मुतमईन। आप कुछ भी बोले, मैं आमिर साहब के साथ हूं ना। आपके के अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा है उत्ते ला, साडा ते फिक्रा है पक्का। चलिए, आप मुझे तो ये कह रहे हैं, आप बताएं फैसल साहब, आप किसके साथ हैं? आमिर साहब के साथ, आमिर साहब के दिल के साथ। की जानिब जाना चाहूंगी, उनका टेक लूंगी। जी आप साहब, जो हालात चल रहे हैं ना, मामूली नौयत का भी रिस्क नहीं लेना है। ओ मसले जो हालात चल रहे हैं ना, मामूली नौयत का भी रिस्क नहीं लेना। पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें, आमिर साहब, हाफिज साहब तो है ही, आमिर साहब के हो गए, हाफिज साहब तो हो ही गए। आमिर साहब आप क्या कहते हैं, क्या आगे होने वाला है? देखिए, गुजारिश ये है कि ना मेरे कहने से ना फैसल भाई के कहने से मखसूस नशिस्तें किसी को मिलनी है, ना किसी की रुकनी है। ठीक है, जो ये बात बिल्कुल सही। वो नया था सबके लिए। आज जज साहिबान में से भी किसी ने कहा कि पहले ऐसी कोई मिसाल है
बात ये है, ये बात तो दुरुस्त है और ये बात सारे कर रहे हैं कि खान साहब की जो जमात के वकला है वो पार्टी तो खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनको संजीदा होकर इन चीजों को देखना चाहिए था वो नहीं देखा उन्होंने। उसमें ठीक है, हर मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, कुछ ये नुक्ता नजर भी है कि नहीं फैसला यही आना था, लेकिन भाई फैसला वही आना हो, आप केस तो लड़ते, आपने केस ही नहीं लड़ा सही तरीके से, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी ये है जो आयन और कानून कहता है उसी की बालादस्ती होनी चाहिए। ये मुल्क आगे तभी बढ़ेगा आयन और कानून जब बालादस्त होगा, वो आज हो जाए, कल हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, 50 साल बाद हो जाए, और उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए हमारी अदलिया को भी और हमारे लोगों को भी। हमें भी खुद सियासी जमातों, मजहबी जमातों को भी आयन और कानून पे अमल करना चाहिए ना। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब हमें कहीं से इशारा मिलता है तो भाग के हम सबसे पहले जाके गाड़ी पे सवार होते हैं। तो ये सारे हालात जो हैं, इन हालात में मैं समझता हूँ कि अदालत को कानून और आयन के मुताबिक फैसला देना चाहिए। अगर कहीं उनका हक बनता है पीटीआई का, उनको उनका हक मिलना चाहिए, नहीं बनता है तो नहीं मिलना चाहिए। ये दबाव भी नहीं होना चाहिए और आजादाना जो है फैसला करने देना चाहिए अदालत को। लेकिन बहुत से लोग अभी बातें कर रहे हैं कि 3 रुकनी के 5 रुकनी, अभी ये भी एक बैच शुरू हो गई है और भी चीजें जो है वो, कोई केस मुझे बता दें कि जो अदालत में आया हो और वो मुतनाज़ ना हुआ हो या कबल अज़ वक्त उसके फैसले जो है वो मीडिया में नशर ना हुए हों। तो ये चीजें अदालत के भी सोचने की है, हम सब के भी सोचने की है कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जो है इन्वेस्टमेंट भी और बाकी चीजें भी हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से भी एक मुआशी तौर पे आपकी एक पेशरफ्त हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये खेल जो है बच्चों का हम खेल रहे हैं। अदालत को फैसला करने पे जो अदालत फैसला करेगी वो सबको कबूल करना चाहिए। वाह जी वाह, बिल्कुल। ये तो यही कहा जाता है कि अदालत जो फैसला दे वो कबूल करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। हाफिज साहब, हर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह होते हैं, हर जमात फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके आती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर पीटीआई को सीट्स मिल भी जाती तो आप क्या समझते हैं कि फिर हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला हो सकता है? जी इलियास साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, यही सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं कि वाकई फिर हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन सकता है अगर ये फैसला पीटीआई के हक में आता है? देखिए जी, अगर फैसला भी आने में देर है, लेकिन फैसला अगर आ जाता है तो फिर पीटीआई की जो स्टैंडिंग है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उनके प्लेटफॉर्म से ही, क्योंकि उधर से पीटीआई का तो नाम भी नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक मजबूत जमात बन जाएगी। अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी। कोई भी अगर बिल पास करवाना है तो उसके लिए उसको 1/3 जो उनके पास जो अक्सरियत थी 2/3 वगैरह, वो उस तरह उस नहीं रहेगी पोजीशन, और इनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी अपोजिशन इनको हर काम में टफ टाइम देगी। और आगे बजट भी आ रहा है, फिर कोई कानून साजी भी करनी होगी, तो उसमें कोई ना कोई इनको ये टफ टाइम मिलता रहेगा, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पंजाब असम्बली में भी जो इनके पास था। इनके पास क्योंकि अपोजिशन के पास एक भारी अक्सरियत है और इनकी अपनी है, वो तो इत्तेहादी जमातें मिलकर बनी, तो ये इनकी एक अपनी खालिस्तन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो वो है वो उनकी अपनी सीटें होंगी। तो ये अभी तो फैसला आना है, इस पर अभी बेंच बनेगा, बेंच पर बहस होगी, और इतने टाइम जो है वो देखेंगे कि उस लार्जर बेंच उस पर क्या करता है, जो भी फैसला करता है। अभी तो ये ठीक है, अदालत ने कर दिया कि इनकी सुन ली अपील और इनको सस्पेंड कर दिया, ये वोट का राइट नहीं रहा इनके पास, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसी तरह रहेंगी, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनको ये है, एक आस पैदा होगी कि इनका मौक़िफ़ सुना गया, और ये पहले अगर ये सही तरीके से कराते, अपना ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी लिस्टें देते, लिस्टें नहीं दी, और ये इसी तरह ये आपस में इत्तेहाद करने पर लगे रहे दूसरी सियासी जमातों के साथ, अगर बिल्कुल बेहतर अंदाज से आते, अपनी पहले देते, तो ये मसला पैदा ना होता। तो इनको ये है कि इनको एक बेहतर तरीके से जो यू टर्न ले लेते हैं, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, एक जगह चल के आते, बेहतर तरीके से केस पेश करते, तो ये बड़ा फैसला अभी तक हो जाता कुछ ना कुछ इसका मसले का। अब जो है हल होते हुए इनको भी पता है कि इस केस का क्या, फैसले का हल इनके हक में बहुत कम चांसेस हैं कि इनके आ जाएँ। लेकिन ये है एक इनको इनका शुरू हो गया, और एक इनके आस पैदा हुई कि अगर इनको सीटें मिल जाती हैं
तो 27 सीटें जो कम होती हैं तो जाहिर एक बड़ी पोर्शन कम हो जाता है उनका। उनको भी पता चलेगा कि जी अब अगर वो दूसरी स्तर पलड़े पर चले जाते हैं तो पलड़ा भारी हो जाता है। तो बाकी गवर्नमेंट का तो ये है कि काम करना, गवर्नमेंट ने काम करना है जैसे भी हो, लेकिन एक टफ टाइम होगा, उनको लिए मुश्किल पैदा होगी। ये ऐवान में यानी कि कहते हैं ना, जंग जो होती है वो भरपूर तरीके से जंग जारी रहा करेगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, इनकी तरफ आ जाएंगी, उनके इतने बंदे कम हो जाएंगे। तो ये इसके लिए इनको अभी तो वक्त लगेगा, इसके लिए केस में क्या करते हैं, ये किस तरह अपना पेश करते हैं। आमिर भाई, लियाज भाई ने नशिस्तें दिलवा दी है, इनके ऑन ग्राउंड होती ही, ये ऑन ग्राउंड जो इनके पास देखना पड़ेगा कि ये आप खुश हो जाए ना, सीटें पहले जो सीटें इनको जो पहले जो थी लिस्टें इन्होंने दी, नई इलेक्शन कमीशन को लिस्टें नहीं दी थी पहले इन्होंने, ये चीज़ें हकायक जो हैं इनको भी पता है। लेकिन अब जो केस चाहे अगर सुन लिया गया तो बिल्कुल इनको खुशी जो है बिल्कुल इसको करना चाहिए, इस पर फुल बेंच जो अपना फैसला देगा इनको सबको कबूल करना चाहिए, फिर अदालत की बात भी माननी चाहिए इनको, ये ना हो कि फिर बाद में फिर चले जाएं। अभी तो ये अपील में भी जाएंगे, एक मसला ये चलता रहेगा इसी तरह, फैसला कुछ हुआ नहीं, अपील में भी बेंच बनेगा, बेंच में जाके देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो कोई वक्ती तौर पर फौरी तौर पर इस तरह रिलीफ जो है इनको सिर्फ ज़बानी एक हुआ है कि वोट नहीं, अपना राइट वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, किसी तरफ जा नहीं सकेंगे, यही हुआ है। अभी इसके मज़ीद जो वो जो है कि हक़ाइक़ जो होंगे, वो जो केस चलेगा, केस में फिर जो फैसला आएगा, फैसले के बाद ही पता चलेगा कि क्या है जो कि इनके हक में होता है, दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। फिल वक्त तो पीटीआई की जो खुशियां मनाई जा रही हैं खुश दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर बेंच बनेगा और समातें होंगी तो फिर पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी और अब हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा अगला टॉपिक है गंदम स्कैंडल, जो कि काफी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसमें असल जिम्मेदारों का तयन हो पाएगा, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और फिर क्या इस पर फाइंडिंग्स निकलती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो यूं लगता है कि गंदम स्कैंडल हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है और आए रोज कोई ना कोई नया इंकिशाफ सामने आ जाता है। किसान एहतजाज भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जानिब किसान इत्तेहाद ने 10 मई से मज़ीद शिद्दत के साथ मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी जानिब हुकूमत अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी है। ये बहरान मरीम नवाज के लिए बतौर वज़ीर आला बड़ा चैलेंज भी बन रहा है। आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर पंजाब हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। जबकि मरीम नवाज अकेली ही नहीं, जिन्हें इस हवाले से परेशानी का सामना है, साबिक निगरान वफाकी और पंजाब हुकूमतों पर भी इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि लोग चाहते हैं कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, ऐसे लोगों को सिर्फ मायूसी ही होगी, ऐसा कहा गया मोहसिन नकवी की जानिब से। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस स्कैंडल की गूंज हुई, जहां एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज इसहाक खान ने नए प्रोसिक्यूटर से पूछा कि गंदम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है। गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। नाज़रीन, इसी सारे मामले की कोई मंतकी चल सकेगा या फिर नहीं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स का हमारा दूसरा बड़ा सवाल यह है कि गंदम स्कैंडल क्या असल जिम्मेदारों का तयन और उनको सजा हो सकेगी या फिर ये मामला इसी तरह लटक कर रह जाएगा। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं? देखें, इसके दो हिस्से हैं जो आपने सवाल किया। एक गंदम की खरीदारी है और एक है जो पहले यानी खरीदारी जो पंजाब में इस वक्त होनी है, और दूसरी जो इंपोर्ट हो गई जी। अच्छा, इंपोर्ट के लिए सेक्रेटरी कैबिनेट कामरान अली अफजल को प्राइम मिनिस्टर ने आज के दिन तक रिपोर्ट बनाने का कहा और मुख्तलिफ खबरें आती रही कि जनाब फलाने को बुला लिया, फलाने को बुला लिया, जबकि वो कमेटी सिर्फ जो यक रुकनी है कि उन्होंने हकायक पेश करने हैं प्राइम मिनिस्टर को कि इसमें क्या था। तो ये मैं बिल्कुल कामरान अली अफजल को जानते हुए कह सकता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर भी उनसे अपनी मर्जी का कुछ नहीं लिखवा सकते। जो वो लिख के भेजेंगे, जो हकायक समझेंगे वही कुछ होगा। वो कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे कि जो हकायक को मस्क कर दे। अब उसकी रिपोर्ट के नतीजे में क्या होता है? पहला इशू तो ये है कि अगर आपने कैप्टन आसिफ को जो एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज थे अब सस्पेंड किया है कि गवर्नमेंट के आने के बाद भी एलसी कैसे खुली, तो फिर जिसने एलसीयां खोली थी कैप्टन महमूद, उन्हें सेक्रेटरी आईटी रखा हुआ है, तो उनके लिए ऑर्डर अब तक क्यों नहीं इशू हुए? ये कैप्टन महमूद वही हैं जो नंदीपुर में भी थे, इनके ऊपर आया था रावलपिंडी वाला, उसमें इनको बिल्कुल जानबूझ के फंसाया गया था।
जो इसका रावलपिंडी रिंग रोड का था, उसमें तो इनको फंसाया गया था। बिल्कुल क्लियर था कि वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट और लोगों के थे। यहाँ गंदम आई रिपोर्ट, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की है, सेक्रेटरी फूड आंखें नहीं बंद कर सकता कि कितनी गंदम मौजूद है। ये अब रिपोर्ट के नतीजे में फैसला होगा कि क्या बनता है। अब आप आ जाएं, जो गंदम की खरीदारी पंजाब में काश्तकारों से है, बिल्कुल मरियम नवाज की दो सोच है। एक ये है कि आम आदमी को रोटी जो खरीदता है वो सस्ती मिले, और जो मिडलमैन पैसे कमाना चाहता है इस वक्त, क्योंकि छोटे काश्तकार की इनपुट्स जितनी भी हैं ज़रात मतलब गंदम उगाने में, वो ज़्यादातर आड़तियों से वो धार लेके कमाता है, बनाता है, और उसके पैसे वो तय कर लेते हैं, और नाम पे उन्हीं के पैसे जाने हैं जो 6 एकड़ के लिए गुफ्तगू हो रही है। तो वो इसके ऊपर मैकेनिज्म बन रहा है कि कैसे सिर्फ आम काश्तकार को पैसे मिल जाएं, और ये जो मिडल मैन के जरिए शोर हो रहा है उसकी उन्हें परवाह नहीं है। वो बिल्कुल आज के दिन तक उसके ऊपर नहीं जा रही कि जी हमें इस प्रोक्योरमेंट से बाहर आना है। बिल्कुल ऐसे है कि किसान तो परेशान होकर रह गए, उनका तो कोई वाले वारिस इस वक्त बनने को तैयार नहीं है। आप सब क्या कहेंगे? उनके लिए मसला है। मरियम नवाज भी यही बात कर रही हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर सोच रही हैं, और फैसला होना है, और वो हर दो सूरतों में बहुत मुश्किल फैसला है। सही। आया साहब आप क्या कहते हैं? हमारे हुक्मरान बड़े अच्छे हैं, इनको बड़ा ख्याल होता है हमारा ना हमेशा। ये तो दिन रात बेचारे पता नहीं सोते भी कैसे होंगे हमारे दुख में कि किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए। सही। मतलब वो बात शुरू हुई, वो एक रुकनी वो जो कमेटी बन गई, उस पर फिर मुख्तलिफ चीज़ें शुरू हो गई, और फिर अब निगरान वज़ीर आज़म साहब से जब सवाल हुए वो फिर मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये तो सूबाई हुकूमतों से पूछे। अब सूबाई हुकूमतों पे बात आई तो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया ऐसी की तैसी, लोगों की ख्वाहिश है, कौन कर सकता है इंक्वायरी? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये तस्लीम करता हूँ, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। किसी के खिलाफ कार्रवाई तो आप भूल जाएं। अच्छा। अब उससे अगला मामला ये हो रहा है कि जी एक कमेटी वहाँ बनी थी, अब यहाँ भी रोज़ मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ब्रीफिंग ली जा रही है, दी जा रही है, कायद भी बुला लेते हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा भी बुला लेती हैं। इसमें कोशिश ये की जाएगी, जो मतलब रिवायत है इस मुल्क में कि चलें 15-20 दिन महीना गुजार दें, उस वक्त तक वो जो सस्ता जिसने खरीदनी है किसान से वो गंदम खरीद के निकल जाएगा। आप फिर उसके बाद नॉर्मली ये भी होता है हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स, इनको बड़ा अल्लाह ने वो हुनर दिया हुआ है कि ये ऑलरेडी लोगों से बात कर लेंगे कि जी तुमसे हमने खरीद लेनी है, तुम टेंशन ना लो, तुम रख लो, उसके बाद खरीद लेंगे। वो फिर जो जस्टिस साहब ने सवाल पूछा है ना कि नैब क्या अगली हुकूमत में इस पे तहकीकात करेगी, बिल्कुल जस्टिस साहब ऐसे ही होगा, आप टेंशन ना लें, बस चिल करें। इस मुल्क में आज ये पहली दफा नहीं हो रहा, तो बस फिर इसका मतलब ऐसे ही होता है। पिसना सिर्फ आम आवाम ने है, बेचारे किसानों में। फैसल साहब आप क्या कहते हैं, किसानों की सुनी जाएगी या फिर इसी तरह ही मीटिंग्स होंगी, कमेटियां बनेंगी और मामला रफा दफा हो जाएगा? अच्छा देखिए, मसला खरीदारी का नहीं है, इंपोर्ट का है। अगर इंपोर्ट में मसला नहीं होता तो खरीदारी में जो है ना मसला नहीं होता। इंपोर्ट की इजाज़त किसने दी? जैसे आमिर साहब कह रहे हैं हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, तो वाकई हो सकता है कि वो इतने अफसर जो उसकी हमें जानिबदारी पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद जो उसके जिम्मेदार हैं, फिर हमें ये तो देखना होगा ना उन जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है नहीं होती। क्योंकि रिपोर्ट ये एक ऐसा खेल हुआ है कि इसके सारे किरदार जो है ना वो हमारे सामने, कोई ढके छुपे तो नहीं है ना, हमें पता कोई खुफिया तो नहीं हुआ, जिसने भी किया सबकी साइन हुई है ना, उस पर साइन से ही जो है वो इजाज़त दी गई ना इंपोर्ट करने की, तो ढका छुपा तो कुछ भी नहीं हुआ। किरदारों के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होती है और इन किरदारों के पीछे कौन जो है वो सामने आता है। तो अगर इस रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए, कल नहीं परसों तक जो है वो सूरत चाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है और जिन्होंने इस भूखी नंगी कौम को भी जो है वो बख्शने को जो तैयार नहीं है, तो एक अच्छी रिवायत कायम हो जाएगी, तो उसको हमें जो है वो अप्रिशिएट करना होगा। तो 2-3 दिन में मुकम्मल तौर पे इसके किरदार भी सामने आ जाएंगे और हमें आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है नहीं जा रही, या फिर इस पे भी जो है वो क्या कहते हैं मिट्टी पाव वाला मामला जो है। सही, बिल्कुल फैसल साहब, इसी चीज का तो इंतजार है। एक जुमले की इजाजत चाहिए। जी 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 फैसल साहब, यकीन करें कि ऐसे अफसरों की जानिबदारी पे तो कभी भी शक नहीं हुआ, मुझे इनकी गैर जानिबदारी पे हमेशा शक होता है। सही, बस ये आने वाले दिनों का इंतजार है, तो देखने कि मामला किस करवट बैठता है। यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाफिज साहब और इलाज साहब का भी देख लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गंदम स्कैंडल की, जो कि हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बना है और दूसरी जानिब किसान जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आपसे इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई जिम्मेदारों का तयन हो पाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये कमेटियाँ बन रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। मुझे लगता है कि वजीर आजम साहब इस मामले में बहुत संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि जो कोई भी है वो सामने भी आए, उसको सजा भी मिले। और जितना मीडिया ने भी इस पर बात की है, और ये आना भी चाहिए, अगर ये किसी ने जुल्म किया है तो इस जालिम को नहीं छोड़ना चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए कि असल सूरत हाल क्या है और कौन है जिन्होंने ये किया है, और इसमें मुल्क को जो नुकसान हुआ है, जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो किसान का नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले में बहुत संजीदा है और वो चाहते हैं और उम्मीद है कि वो इस केस को अपने इंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सही। लियाज़ साहब, आप क्या समझते हैं? हाफिज साहब तो ये कहते हैं कि वाकई मामला अंजाम तक पहुंचता उन्हें दिखाई देता है। जी बिल्कुल, इसी तरह जो है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कमेटियाँ भी डाल दी इसके लिए, लेकिन मसले का हल चाहिए। मसले का हल चाहिए कि पंजाब अगर गंदम नहीं खरीद रहा तो फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, उन्होंने 14 लाख से बढ़ा के 18 लाख कर दिए कि बारदाना के बैग देंगे। लेकिन ये सूरत हाल ये है, इस तरह मसले का हल दिखाई नहीं दे रहा। देखना ये है कि सूरत हाल इससे क्लियर हो, इस मसले का हल हो, ताकि जो गंदम है किसानों को सपोर्टिंग प्राइस मिले और वो बचत कर सकें। क्योंकि अगले साल अगर इनको सपोर्टिंग प्राइस ना मिली तो गंदम नहीं उगा सकेंगे। ज़ाहिर इंक्वायरियाँ होते होते दिखाई बचाते बचाते भी लोगों का वक्त गुजर जाएगा। इसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा, वरना इतनी दिन में 24 घंटे में सारा फैसले हो जाते हैं कि किसके खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है, क्या करना है। अगर नहीं कर रहे, अभी तक नहीं कर रहे, तो फिर ये डिले कर रहे हैं कोई इस तरह, क्योंकि पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, फेडरल में भी इनकी हुकूमत है। तो इस मसले का हल करना चाहिए आपस में बैठ के। बेसिकली आपस में जो कोई अगर मसला है कि गंदम नहीं खरीदारी करनी है तो इस मसले को बैठ के हल करना चाहिए, ताकि किसानों का क्या कसूर है। वरना किसानों ने तो अल्टीमेटम दिया हुआ कि वो एहतजाज करेंगे। जाहिर है जिनका सब कुछ लुट गया है वो तो आ जाएंगे सड़कों पर, और वो आए हुए हैं। और इससे करें 400 बिलियन का नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि अगले साल भी आपकी गंदम की पैदावार नहीं होगी, आपके लिए मसला होगा, आपको फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और ये अब तो मसला ये पैदा हो गया, तो आज जो देख रहे थे फूड सिक्योरिटी वाले कह रहे थे जो गंदम इंपोर्ट की उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। तो आपने आंखें बंद करके ये सारा काम किया, आपको पता ही नहीं, मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं, आपने करोड़ों डॉलर उधर लगा दिए, झोंक दिए। ये किसको खुश करने के लिए किया गया था, किसकी जेबें गर्म हुई है? ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, आवाम के सामने लेके आनी चाहिए लिहाज़ साहब, क्योंकि किसान परेशान है और जरा जिसे रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उस पर अगर कोई इशू है तो उसे हल होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।